बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी में आरोह भाग 1 में शेखर जोशी द्वारा रचित गलता लोहा को पढ़ेंगे। आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण करने वाले लेखक शेखर जोशी गलता लोहा कहानी में जातिगत भाईचारे के स्थान पर निम्न जाति के मेहनतकश भाईचारे को महत्व दिया है। जाति अभिमान लोहे के समान गलकर मेहनतकश की रचना में ढल जाता है। इसमें कहानी के नायक है मोहन के पिता बंशीधर, जो जाति से ब्राह्मण है और वे पुरोहित का काम करते हैं। अब उसमें एक लेखक ने बताया है कि इनकी जब वृद्धावस्था आ जाती है तो वे काम नहीं कर पाते हैं, तब वे अपने पुत्र मोहन से यजमान बनने के लिए कहते हैं और रुद्राभिषेक करने के लिए कहते हैं। तो उनका पुत्र उनका आशय समझ जाता है। तो बताया गया है कि मोहन के पैर अनायासी शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए और उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज़ ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मोहन छोटा बच्चा था और वह उसके पिताजी जाति से ब्राह्मण थे। वह चाहते थे कि वह पुरोहिताई का काम करे, पर मोहन अनायासी कहाँ मुड़ जाता है, एक शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ जाता है और वह वहाँ के ठंडे लोहे पर गलती हुई और लगती हुई चोट सुनता है और उसका माथा टनक जाता है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों की किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर देगा। लंबे बेंट वाले यानी लंबे, जो पीछे हंसिए के पीछे में जो मुट्ठी होती है लकड़ी का, वो हंसुए यानी हंसिया को लेकर वह इस उद्देश्य से गया था कि अब वह पुरोहिताई नहीं करना चाहता था और वह क्या काम करना चाहता था, अपने खेत में अपने पिताजी का हाथ बटाना चाहता था। इसलिए वह हंसिया लेकर उस खेत के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट कर छाँट कर साफ कर कर आएगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ा। अब वह यह नहीं चाहता था कि उसके पिताजी ये सब कुछ झेले और इसी कारण से वह हंसे की कुंद धार को तेज कराने के लिए बचपन के मित्र व सहपाठी धनाराम की दुकान पर चला जाता है और एक कनस्तर पर बैठ जाता है। वह क्या देखता है कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते को नहीं एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। उसके पिताजी जर्जर हो गए थे, उनका शरीर, वह व्रत उपवास नहीं झेल सकते थे और उसी कारण से आज वे वहाँ पर रुद्री पाठ करने जहाँ जाना था वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे। तो मोहन को जब उन्होंने बोला तो मोहन उनका आशय नहीं समझ सका। वह पिता की बात को अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास था और न ही वैसी गति थी। पिता की जब उसने बातें सुनी तो उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई और वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला गया, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा यह पूरी तरह कुंद हो गई है। इसलिए धनाराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट कर रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट गए थे। धनाराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो करके हंसने लगे। अपने पढ़ाई में जब वे दोनों निपुण थे, गायन भी करते थे दोनों साथ में। और मोहन तो अपने मास्टर जी का चहेता था, पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वह फिसड्डी बालकों को पीटने का काम भी उनको ही दिया जाता था। धनाराम और दोनों वे साथ में पढ़ते थे और जब धनाराम को पढ़ना नहीं आता था तब क्या करता था, मोहन मास्टर जी के कहने पर उसे छड़ी भी मारता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोकी सिंह को बड़ी उम्मीद थी। कक्षा में किसी को कोई सवाल आए या नहीं आए, परंतु वह
मोहन उसका जवाब दे देता था, तुरंत उन्हें संतुष्ट कर देता था, तब वे उसे फिसड्डी बालक को दंड देने के लिए मोहन को वो बोलते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे वो 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते। धनाराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेद खाए थे या कान भी खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनाराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनाराम ने कभी मोहन को अपने प्रतिद्वंदी नहीं समझा। गांव में क्या होता है कि जातिगत बातें होती हैं और जातिगत हीनता थी उसके मन में, इसलिए वह मास्टर साहब के द्वारा बार बार कहने पर मोहन उसे दंड देता था तो भी वह उसे भोगने के लिए तैयार होता था। और एक बार तो मास्टर त्रिलोकीनाथ ने उसे ऐसा भी कह दिया था कि यह मंद बुद्धि का बच्चा है, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। एक और मास्टर साहब की पिटाई, दूसरी ओर पिता का काम न सीखने पर पिता की पिटाई। अंत में धनाराम कक्षा 3री तक ही पढ़ा और धनाराम गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी भी तरह 3री तक ही पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान दे देते और कहते कि धनुआ 13 का पहाड़ा सुना दो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तेरे एकदम तेरे तेरे दूनी 24 और सटाक से 1 संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब लगा देते थे। वह टूट जाती है। गुस्से में उनको आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। अब त्रिलोकी सिंह जो उनके मास्टर थे, उनका सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसा करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनाराम की मंद बुद्धि रही सो मन में उसके बैठता था डर दिन भर, और वह दिन भर 13 का पहाड़ा याद करता था, पर उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं होता। छुट्टी जब होती तो उसके माँ साहब जी उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने के लिए कहते। 3री सीढ़ी पर पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा जाता और मास्टर त्रिलोकी सिंह ने उसके लाए हुए बेद का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से इसमें लगेगा। अब प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। अब मोहन तो 5वीं तक पढ़ लिया और उसके आगे जब वो पढ़ने लगा तो पैतृक धंधे ने उसे निराश कर दिया था कि दान दक्षिणा के बूते पर वह किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, उनकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी? मोहन के पिताजी की। अब इस गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 4 मील की दूरी थी और बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। वंशीधर की हिम्मत नहीं थी कि लड़के का नाम दूसरे स्कूल में लिखा दे। अब मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता है। छुट्टी के बाद थका माता लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावशनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। अब वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह भी मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता। अब कई बार तो ऐसा होता कि भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ जाता और पहले नदी की धारा में झाड़ झंकड़ पात पतेल आने शुरू हो जाते तो अनुभव घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ाने की कोशिश की और जिसके किनारे पर पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचता था। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे चिंता जब प्रकट की, उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी है वहाँ एक बार जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को तो जैसे रमेश साक्षात भगवान के रूप में मिल गया। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया।
घर की दोनों महिलाओं जिन्हें वे चाची और भाभी कहकर पुकारता था का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही ला दे तो बाजार से, बोलते हैं ना बच्चों, पड़ोस में कोई भी छोटे बच्चों को कुछ भी सामान लाने के लिए भेज देते, ऐसे ही मोहन से भी कहने लगे। अब दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। अब इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश के निकट से एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। अब वहाँ से वह स्कूली जीवन बिताता रहा। उसकी कोई पहचान नहीं बनी। वह रमेश के घर में रहने तो लगा और उसकी परिस्थितियों से समझौता तो कर लिया उसने, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बताकर वह दुखी भी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गाँव आ गया। अब वह लौटकर कहाँ पहुँचा? लखनऊ। तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने भी अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। अब वह धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष तक समय बीत गया और काम करने लगा। मोहन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अब क्या होता है कि वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो उत्साह के साथ में उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था। यानी दूसरे शहरों में यदि बच्चा पढ़ने चला गया है तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है और बहुत अच्छा बनकर वहाँ से निकलेगा। ऐसे ही धनाराम ने भी एक दिन उससे मोहन के बारे में पूछा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनाराम को त्रिलोकसी मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। धनाराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोकसी मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनाराम बातें करते रहे। धनाराम ने मोहन के हंसुए के फालके को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन को लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनाराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर फिर वही बैठा रहा और वापस जाने की कोई जल्दी नहीं की। यानी जब उनका बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया तो गांव में उनके पिताजी ने क्या सोचा कि उसका पुत्र बड़े अफसर बनेगा, और धनाराम को जब पुरोहित जी को जब ये सच्चाई का पता चला तो वो बहुत दुखी हो गए। अब बोल भी नहीं सकते थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने बता दिया कि वह नियुक्त हो गए हैं अच्छे पद पर। अब धनाराम ने इसी बीच में मोहन के हंसुए के फाल को तेज कर दिया और मोहन भी कहीं जाने के विचार में नहीं था। अब लोहे की एक मोटी छड़ी को भट्टी में गलाकर धनाराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश करता रहा। हाथ में उसके जो हंसिया था उसको उसने वहीं पर रख दिया और दूसरे हाथ से धनाराम हथौड़े की को चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से नहीं मुड़ पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहा को स्थिर कर लिया और धनाराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी-तुड़ी चोट मारते रहा। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी पूर्ति और आकस्मिक ढंग से हुआ कि धनाराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उससे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। क्योंकि इस बात पर उसे आश्चर्य हुआ था कि पुरोहित खानदान के एक युवक को निम्न जाति के युवक की भट्टी पर बैठकर काम किया है
और मोहन धनाराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से दूर लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। वह सत्य है कि जब लोहा पिघलता है अर्थात जाति अभिमान नष्ट होता है तो सच्चे भाईचारे की स्थापना होती है और एक नई रचना जन्म लेती है। तो बच्चों, अब हमको समझ में आ गया है कि लेखक ने गलता लोहा में क्या बताने की कोशिश की है कि कभी भी किसी जातिवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सभी जातियां समान हैं, हम एक राष्ट्र में रहने वाले हैं, हम सभी हिंद देश के